नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में छिड़े सियासी संग्राम की, महाकुंभ पर घिरी बीजेपी सरकार की, देखेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को, अमेरिका से मोदी सरकार को लगे बड़े झटके को, जानेंगे हरियाणा सरकार पर मंडराते संकट के बादल को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार की खोली पोल, बोले लोग गरीबी और बेरोजगारी के चलते गांवों से शहरों में कर रहे हैं पलायन। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए तय हुई जगह, प्रणब मुखर्जी के बगल में बनेगा स्मारक, सरकार की तरफ से दी जाएगी 25 लाख की राशि। यूपी के फतेहपुर में दो मालगाड़ियां टकराई, दोनों लोको पायलट गंभीर, रेड सिग्नल पर खड़ी थी एक ट्रेन, पीछे से दूसरी ने मारी टक्कर। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी एक बार फिर पुरानी सरकार की नाकामी ही गिनाते रहे, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से कई सवाल उठाए गए। देखिए रिपोर्ट। बजट सत्र 2025 का आज चौथा दिन था, जहां विपक्ष ने महाकुंभ में हुई भगदड़ के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमने 5 दशक तक गरीबी हटाओ के झूठे नारे सुने, हमने गरीब को झूठे नारे नहीं सच्चा विकास दिया है। 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे तक संसद में बोले, लेकिन पूरे भाषण में उन्होंने महाकुंभ पर एक भी शब्द नहीं कहा, जबकि हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हुई थी। यहाँ तक कि पीएम ने राहुल का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। मोदी ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी के अलावा सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं। 2022 के चुनाव से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना था, कितनी तैयारी हुई थी, कितनी सजावट हुई थी। प्रधानमंत्री उद्घाटन करके गए, पानी बरस गया और एक्सप्रेसवे बह गया। इसके अलावा राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि किसान प्राथमिकता में है और किसान से संवाद नहीं है। असमानता बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की समस्या है, इसका तात्कालिक निदान किसी के पास नहीं है। इसका निदान ये है कि पहले मानो तो कि बेरोजगारी है, डेटा कूक मत करो। पटना में छात्र प्रदर्शन करते हैं तो लाठीचार्ज करते हो, ये कौन सा देश हम युवाओं को दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रपति के भाषण पर लोकसभा में वोटिंग हुई और ये लोकसभा से पास हो गया। संसद में मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है, तो महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर भी बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान महाकुंभ का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार के साथ ही यूपी सरकार पर भी सवाल उठाए गए। सरकार से पूछा गया कि आखिर कितने लोगों की जान गई। लोकसभा में लगातार दूसरे दिन महाकुंभ को लेकर विपक्ष ने मोदी और योगी सरकार पर तीखे हमले किए। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कुंभ का आयोजन कोई पहली बार नहीं हुआ है, समय समय पर जिसकी भी सरकारें रही हैं इसका आयोजन करती रही हैं, लेकिन डिजिटल कुंभ कराने वाले अभी तक कितने लोगों की जान गई इसके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिन लोगों की जान गई उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी, वह घटना को छुपाने में लगे रहे। अखिलेश ने महाकुंभ की व्यवस्था को सेना के हवाले करने की मांग की है। अखिलेश ने महाकुंभ में जान गंवाने वालों के लिए 2 मिनट का मौन रखने की भी मांग की है। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी इसी मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। नेहरू जी के जमाने में कितने लोगों की जान गई थी इसका आंकड़ा था, आज कोई आंकड़ा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों लोगों की जान गई है। वहीं शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष अविमुक्तेश्वरानंद ने लोगों को रोके जाने, सारे गेट बंद किए जाने को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन प्रचार के चलते उनकी बात नहीं सुनी गई। संसद में एक दिन पहले भी महाकुंभ का मुद्दा उठा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब हजारों लोगों की जान जाने की बात कही तो सभापति धनखड़ ने उन्हें टोक दिया। इस पर खड़गे ने कहा कि सरकार ही सही आंकड़े बता दे। एक तरफ विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है कि वो सही आंकड़े दे दे, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए गलत प्रचार करने का आरोप लगा दिया है। महाकुंभ को लेकर बीजेपी सरकार चौतरफा घिर गई है, तो गहमा गहमी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य की 70 सीटों पर वोटिंग होगी। मुकाबला सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। तो क्या है दिल्ली में वोटिंग की तैयारियां, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग शुरू होने में चंद घंटों का ही वक्त बाकी रह गया है। इसको लेकर सभी चुनावी टीमें अपने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंच गई हैं। इस बीच सीएम आतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज करने की खबर सामने आई। सीएम आतिशी पर आरोप है कि वो 10 गाड़ियों और अपने 50-60 समर्थकों के साथ फतेह मार्ग पहुंची थी। एफआईआर के बाद आतिशी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। इसके पलटवार में चुनाव आयुक्त ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बार बार तमाम विषयों पर शिकायत करके हम पर दबाव बनाने की कोशिश की है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इस बार मैदान में हैं। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 6, सीपीएम और सीपीआई-एमएल ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने 68 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी हैं। इसमें जेडीयू ने बुराडी और एलजेपीआर ने देवली सीट से प्रत्याशी उतारे हैं। दिल्ली चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि इस बार किसकी जीत होगी, तो सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति के फैसले पर भी उठ रहे हैं। ट्रंप के निशाने पर भारतीय आ गए हैं। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों को वापस भेजा जा रहा है। ट्रंप के तेवरों ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और अब उनके रडार पर भारतीय प्रवासी भी आ गए हैं। अमेरिका से भारतीय अवैध प्रवासियों की पहली खेप मिलिट्री प्लेन C-17 में भरकर अमृतसर के लिए भेज दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डिपोर्टेशन की ये तलवार लगभग 18,000 भारतीयों पर लटक रही है। वहीं अगर प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा पर नजर डालें तो इसके मुताबिक भारत के 7.25 लाख यानी 7,25,000 अवैध प्रवासी अमेरिका में रहते हैं। यानी आने वाले दिनों में भारत के 7,25,000 लोगों पर ट्रंप का बड़ा एक्शन हो सकता है। इन आंकड़ों ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मैक्सिको और कोलंबिया की तरह भारत भी ट्रंप के फैसले का विरोध करेगा। दरअसल मैक्सिको और कोलंबिया ने ट्रंप के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक कि अवैध प्रवासियों से भरी प्लेन अपनी सीमा में उतारने से इनकार कर दिया था। कोलंबिया और अमेरिका में इस बात पर ठन गई थी, लेकिन ट्रंप के सैंक्शंस के आगे आखिरकार कोलंबिया को झुकना पड़ा। अब ऐसे में जब भारतीय प्रवासियों पर ट्रंप कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या पीएम मोदी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का विरोध करेंगे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब अब तक किसी सऊदी अरब के निवासी, रूसी, कनाडा के निवासी पर एक्शन नहीं लिया गया तो भारत के प्रवासियों को क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि ट्रंप के इस फैसले ने एक बड़ी भारत की जनसंख्या को मुश्किल में डाल दिया है। भारतीय प्रवासियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो खतरे में हरियाणा की बीजेपी सरकार भी दिखाई दे रही है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज इस वक्त अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक अनिल विज के नाराजगी भरे बयान भी सामने आ चुके हैं और अब उनकी नाराजगी को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान आया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा की बीजेपी सरकार संकट में नजर आ रही है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वो सरकार से नाराज दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ दिनों में अनिल विज के नाराजगी भरे बयान भी सामने आ चुके हैं और अब 4 फरवरी को कैबिनेट बैठक बुलाई गई। बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद जब वो नहीं पहुंचे तो चर्चा होने लगी कि वो बैठक में नहीं आएंगे, लेकिन आधे घंटे बाद अनिल विज बैठक में पहुंचे, जिसके बाद चर्चा ये होने लगी कि विज देखना चाहते थे कि उनके बिना बैठक होती है या नहीं, इसलिए वो देरी से पहुंचे। अनिल विज की नाराजगी को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान आया। सीएम ने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे कोई नाराजगी नहीं है। हम कैबिनेट मीटिंग में एक साथ थे, डिपार्टमेंट की मीटिंग भी की। हरियाणा की बीजेपी सरकार मुश्किल में दिख रही है तो महाराष्ट्र एनडीए में भी बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं। एकनाथ शिंदे हाईकमान से खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस की बैठक का भी बहिष्कार कर दिया। शिंदे के तेवरों ने फडणवीस सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या गिर जाएगी महाराष्ट्र सरकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सरकार के गठन के साथ ही एनडीए में लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही। अब उन्होंने सरकार की कैबिनेट बैठक से भी दूरी बना ली है। दरअसल मंत्रालय में सोशल वॉर रूम की एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ ही अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद थे, लेकिन आमंत्रित किए जाने के बावजूद एकनाथ शिंदे इसमें शामिल नहीं हुए। और गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि शिंदे की इस बैठक में गैर मौजूदगी की कोई वजह भी खुलकर सामने नहीं आई। दिलचस्प बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे पिछले हफ्ते राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे, यानी वे लगातार सरकारी बैठकों से दूरी बना रहे हैं। यानी शिंदे नाराज है और इसका एहसास फडणवीस को भी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से शिंदे को मनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि एनडीए में बड़ी टूट हो सकती है। शिंदे यहां तक कि अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं।